सुप्रभात आप सभी को। आज हम लोग कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक दुर्वा भाग 3 में संकलित पाठ सागर यात्रा को पढ़ेंगे। सागर यात्रा नामक पाठ मूल रूप से TCS चौधरी जी ने लिखा, जिसका हिंदी अनुवाद बृजमोहन गुप्ता ने किया है। इस पाठ के अंतर्गत सन 1985 ईस्वी में पहली बार जो 10 भारतीय लोगों का एक दल समुद्र की यात्रा पर गया था, उस दल की यात्रा से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं और उस ऐतिहासिक सागर यात्रा के दौरान घटने वाली घटनाओं को जानते हैं इस पाठ को पढ़ करके। तो आइए पाठ प्रारंभ करें। सागर यात्रा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वह पहला मौका था जब सन 1985 ईस्वी में 10 भारतीयों ने एक नौका में दुनिया का चक्कर लगाया था। 10 भारतीय लोगों ने एक नौका के सहारे दुनिया का चक्कर लगाया था। वह पहला मौका था, यानी पहली बार यह हुआ था। उस नौका का नाम तृष्णा था। जिस नौका से इन 10 लोगों ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, उस नाव का क्या नाम था? तृष्णा था। यह पहला ऐसा भारतीय अभियान था जो विश्व यात्रा पर निकला था। मैंने आपको बताया पहले ही कि यह पहला ऐसा भारतीय अभियान था जो पूरे विश्व की यात्रा पर, पूरे विश्व का भ्रमण करने के लिए निकला था। उसी दल के एक सदस्य ने यात्रा वर्णन के कुछ अंश, उसी सदस्य के जो एक उसी यात्रा दल के जो एक सदस्य हैं TCS चौधरी, उन्होंने उस यात्रा का वर्णन किया है। उसी का कुछ अंश आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब देखते हैं क्या उन्होंने लिखा है TCS चौधरी ने, जिसका अनुवाद बृजमोहन गुप्ता जी ने हिंदी में किया है। तो सबसे पहले देखिए, नौका पर जीवन। नौका पर जीवन अति व्यस्त था। TCS चौधरी जी लिखते हैं कि नौका पर जो हम लोगों का जो जीवन था वो बहुत ही व्यस्त था, यानी हमेशा कुछ न कुछ वहाँ पर काम करते रहना पड़ता था। हमारे पास स्वचालन की व्यवस्था नहीं थी, अतः तृष्णा के चक्के व्हील 24 घंटे संभालने के लिए आदमियों की ज़रूरत थी। जैसे आजकल क्या हैं कि जो नौका हैं, बड़े बड़े जहाज़ हैं, वो क्या हैं? ऑटोमेटिक है ना। उसके व्हील संभालने के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक ढंग से चलते रहते हैं। लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। चौधरी जी लिखते हैं कि इसलिए हम लोगों को उस चक्के को संभालने के लिए, जिसके सहारे से मूवमेंट होता है नाव का ना, उसको संभालने के लिए आदमियों की ज़रूरत होती थी। हम हर घंटे बाद चक्का संभालने का काम बदलते। हम लोगों ने क्या किया? TCS चौधरी जी लिखते हैं कि हम लोगों ने ऐसा किया था कि शिफ्ट बना लिया था कि 1 घंटे बाद आदमी बदलता रहेगा, एक के बाद दूसरा वहाँ पर जा कर के चक्का को संभालेगा। एक चक्का संभालता तो दूसरा जहाज़ों, द्वीपों और व्हेल मछलियों आदि पर नज़र रखता। और जब एक आदमी चक्का संभाल रहा होता तो दूसरा आदमी क्या करता था कि बाहर से दूसरे जहाज़ों को देखता, कोई द्वीपों को देखता कि जैसे टापू कोई समुद्र के बीच में तो नहीं है, कहीं व्हेल मछली तो कोई नहीं है, तो इस पर नज़र रखता था। ठीक है। उसके बाद जो लोग चौकसी से हटते वे अपने कपड़े बदलते, और इस तरह से जो लोग चौकसी मतलब वहाँ की जो
निगरानी करने वाले थे, निगरानी जो करते थे, जब वे लोग अपनी निगरानी से हटते थे तो वे क्या करते थे, अपने कपड़े बदलते। भाई कपड़ा भी तो चेंज करना होगा ना, तो वे लोग अपना कपड़ा बदलते, खाना खाते, पढ़ते, रेडियो सुनते और अपनी ड्यूटी के अन्य कार्य जैसे रेडियो की जांच, इंजन की जांच तथा व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन देने का काम निपटाते। जो लोग वहाँ से ड्यूटी से हटते थे वे लोग अपना आते थे, कपड़ा चेंज करते थे, बदलते थे, खाना खाते थे, फिर पढ़ते थे कुछ किताबों को, या जो रास्ते से संबंधित आवश्यक जानकारी होती थी उनसे संबंधित किताबों को पढ़ते थे, रेडियो को सुनते थे जिससे उन्हें देश दुनिया की जानकारी मिलती रहती थी, और फिर अपनी ड्यूटी के और महत्वपूर्ण जो कार्य होते हैं जैसे रेडियो की जांच करना कि वह ठीक है कि नहीं, इंजन की जांच करना, नौका जो थी तो उसके इंजन की जांच करना, फिर खाने की जो सूची है उसके अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन इत्यादि को निकालने का काम वो लोग निपटाते थे। एक सदस्य माँ की भूमिका मदर वॉच निभाता। उसमें से एक सदस्य यानी जो 10 सदस्यों का हम लोगों का पूरा दल था, TCS चौधरी जी लिखते हैं, उसमें से एक सदस्य जो था वो मदर वॉच की भूमिका निभाता था, यानी माँ की भूमिका निभाता था। उसे खाना पकाने, बर्तन मांजने, शौचालय की सफाई जैसे काम करने पड़ते ताकि नौका स्वच्छ रहे। उस आदमी की क्या भूमिका होती थी, यानी जो मदर वॉच की भूमिका निभाता था वो क्या करता था, खाना बनाता था, बर्तन मांजता था और शौचालय आदि की सफाई करता था जिससे कि नौका स्वच्छ रहे। माँ की भूमिका बारी बारी से सबको करनी पड़ती। ऐसा नहीं था कि एक ही व्यक्ति जो मदरवाज की भूमिका या माँ की भूमिका निभा रहा है वहीं हमेशा निभाएगा। हर दिन ड्यूटी चेंज होती थी ना, और बारी बारी से सबको वह ड्यूटी करनी पड़ती थी। एकमात्र यही ड्यूटी ऐसी थी जिसके बाद आदमी पूरी रात आराम कर पाता था। लेखक लिखते हैं कि हालांकि ये ड्यूटी कठिन थी, इसीलिए इसी ड्यूटी के बाद आदमी पूरी रात आराम कर पाता था, यानी जो ड्यूटी करता था जिस दिन, उस रात उसे कोई काम नहीं दिया जाता था और पूरी रात वह आराम करता था। 5 दिनों में केवल एक बार बारी आती थी। एक एक दिन ही सब लोग ड्यूटी करते थे, तो वो लिखते हैं कि 5 दिनों में केवल एक बार हम लोगों का नंबर आता था, और यदि मौसम ठीक रहा तो नींद आ पाती थी। 5 दिनों में एक बार इस तरह से पूरी रात अच्छे से सोने को मिलता, और उस पर भी यदि मौसम ठीक ठाक होता था तभी नींद आती थी, नहीं तो नींद भी नहीं आ पाती थी। इतना कठिन वहाँ का जीवन था, नौका पर जो जीवन था वो बता रहे हैं। आप भी समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल भरा सफ़र था। इस कठिन दिनचर्या के कारण शतरंज खेलने के लिए या किसी और मनोरंजन के लिए समय ही नहीं मिलता था। वो आगे बताते हैं कि इतनी ये कठिन दिनचर्या थी, दिनचर्या मतलब डेली का रूटीन जो था वो इतना टफ था, इतना कठिन था कि इस वजह से चेस खेलने, शतरंज खेलने या किसी और मनोरंजन के लिए हम लोगों को समय भी नहीं मिलता था, न ही बोरियत के लिए वक्त था। व्यस्तता खूब थी। वह बताते हैं कि बोर भी आदमी कब होता है, जब खाली रहता है। तो हम लोग खाली थे ही नहीं, इसलिए बोरियत भी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग बिजी रहते थे, इसलिए वो बताते हैं कि वहाँ पर व्यस्तता भी खूब थी। दिन में एक बार हम नौका पर खुशी का घंटा बिताते। हम लोग दिन में एक बार नौका के ऊपर चढ़ करके खुशी का घंटा बिताते, यानी हैप्पी आवर। जैसे कि आपके यहाँ भी हैप्पी आवर का कॉन्सेप्ट आया है ना, तो उसी तरह से वो लोग भी
क्या करते थे कि खुशी का घंटा यानी हैप्पी आवर स्पेंड करते थे, बिताते थे। अभियान दल के सभी सदस्य 16 बजे डेक पर आते। 16 बजे अर्थात 4 बजे शाम को न। अभियान दल के सभी जो सदस्य थे वो शाम 4 बजे डेक पर आते, यानी नौका जो थी उसकी छत पर आते और 1 घंटा मिलजुल कर बिताते। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे होते और मिलजुल करके आपस में बातचीत करते, हंसते, मतलब जो भी उनको करना होता था वो मिल करके करते थे। मदरवाच अधिकारी सबके लिए उनकी इच्छानुसार चाय काफ़ी बनाता या शीतल पेय देता। उस दिन जिसकी ड्यूटी मदरवाच की होती थी, यानी जो माँ की भूमिका में होता था, वो सबकी इच्छानुसार यानी जिसे जो चाहिए होता था उसके अनुसार चाय काफ़ी या जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह देता था। वह कुछ नाश्ता भी बनाता था। वो क्या करता था कि उस दौरान 4 बजे जब सभी लोग इकट्ठे होते थे तो कुछ नाश्ता भी बनाता था। ये तो रहा नौका पर जीवन, जिसको उन्होंने TCS चौधरी जी ने बताया है और अनुवाद बृजमोहन गुप्ता जी ने किया है। अब उसके अलावा वहाँ जो पानी की समस्या, वो लिखते हैं कि वहाँ पानी की भी समस्या थी। एक बार बौछार आई, मैं बाहर को भागा, अपना शरीर तर किया और शरीर तथा बालों में साबुन लगा डाला। वो कहते हैं कि देखिए किस तरह की पानी की समस्या है। वो TCS चौधरी जी अपना एक स्मरण बताते हैं, अपनी याददाश्त के अनुसार जो उन्हें याद आता है कि किस तरह से वहाँ पानी की दिक्कत थी। तो वो लिखते हैं कि एक बार बौछार आई, यानी ऊपर से बारिश होना शुरू हुई और मैं बाहर को भागा, यानी मैं नाव की डेक पर पहुंच गया, अपना शरीर तर किया और शरीर तथा बालों में साबुन लगा डाला। अपने शरीर को मैंने पानी से भिगोया, तर किया और शरीर तथा बालों में साबुन को अच्छे से लगा डाला। आकाश में बादल जमकर छाए थे और मुझे विश्वास था कि कुछ देर में पानी बरसेगा। आकाश में बादल काफ़ी थे, इसलिए मुझे विश्वास था कि कुछ देर में पानी और बरसेगा, यानी पानी काफ़ी बरसने वाला है। लेकिन हुआ क्या, अचानक वर्षा थम गई। लेखक कहते हैं कि हमने साबुन वगैरह तो अपने शरीर में लगा लिया और मुझे उम्मीद था कि बारिश भी होगी, लेकिन अचानक ही वर्षा क्या हुई, रुक गई। मैंने 5 मिनट और फिर 10 मिनट तक प्रतीक्षा की, लेकिन वर्षा का नामो निशान नहीं था। लेखक बताते हैं कि मैंने 5 मिनट फिर 10 मिनट वेट किया कि अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, लेकिन वर्षा का नामो निशान नहीं था, कहीं भी अता पता नहीं था, यानी कहीं भी बारिश दूर दूर तक नहीं हो रही थी। अब क्या था, साबुन की चिपचिपाहट और ठंडक के कारण समुद्री पानी में नहाने का फैसला किया। अब मैं कितनी देर तक इंतज़ार करता, तो मैंने निश्चय किया कि अब मैं समुद्र के पानी में नहाऊंगा। वहीं किसी तरह से नहा करके अपना साबुन शरीर से धुलूंगा, साबुन को साफ करूंगा, क्योंकि साबुन की चिपचिपाहट भी हो रही थी न और ठंडक भी थी। तो समुद्र के पानी में नहाने का फैसला किया। यह सबसे गलत काम था। वो TCS चौधरी जी लिखते हैं कि यह जो सब काम हुआ मेरे द्वारा, ये सबसे गलत काम था। क्यों? क्योंकि गंदगी, साबुन और समुद्री जल ने मेरे शरीर पर एक मोटी, चिपचिपी और खुजलाहट वाली परत जमा दी। क्योंकि जैसे ही मैं समुद्र के पानी में उतरा नहाने के लिए, वैसे ही गंदगी की, साबुन की और जो समुद्री जल खारा होता है उसकी एक मोटी सी परत मेरे शरीर पर जम गई, जिससे चिपचिपाहट होने लगी और खुजली भी होने लगी। क्योंकि वो परत जो थी वो कैसी थी, खुजलाहट वाली परत थी ना, जो आसानी से छूटती भी नहीं। मुझे उस परत को छुड़ाने के लिए कंघी और ब्रश का सहारा लेना पड़ा। वह परत इतनी जम चुकी थी मेरे शरीर पर, चौधरी जी लिखते हैं कि उसे साफ करने के लिए मुझे
ब्रश और कंघी का सहारा लेना पड़ा, तब जाकर के किसी तरह से वह मेरे शरीर से हट पाई। छाती, हाथ और पैरों पर उन्हें फेरने से ही छुटकारा मिला। छाती पर, हाथ और पैरों पर जब मैंने खूब ब्रश लगाया, ब्रश चलाया, ब्रश से छुड़ाया उस मैल को, तब जाकर के कहीं वह शरीर से हटी। नैतिक शिक्षा यही है कि जब नौका पर स्नान करना हो तो अपने पास पर्याप्त पानी रखो। टीसीएस चौधरी कहते हैं कि इस घटना से हम लोगों को यही सीख मिली, यही नैतिक शिक्षा मिली कि यदि नौका पर स्नान करना हो, नहाना हो और आप समुद्र के बीच हैं तो अपने पास पानी रखो या विशेष समुद्री जल, साबुन का प्रयोग करो, या फिर जो विशेष समुद्री पानी में नहाने वाला साबुन आता है उसका प्रयोग करो, क्योंकि नॉर्मल साबुन से अगर आप नहाएंगे तो उसकी चिपचिपी जो परत है वह आपके शरीर पर जम जाएगी। समुद्री जल में साधारण साबुन का उपयोग मत करो। बिल्कुल सही बात है। कभी आप अगर समुद्र में गए होंगे या खारे पानी से नहाए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो साधारण साबुन होता है, सामान्य साबुन होता है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, उससे एक चिपचिपी परत जम जाती है और वह छूटती भी नहीं। इसलिए समुद्र के पानी में अगर साबुन से आपको नहाना है तो समुद्री पानी वाला साबुन ही यूज करना चाहिए, नॉर्मल साबुन नहीं। आगे वो लिखते हैं कि नौका पर पहनने के लिए केवल 2 जोड़ी कपड़े होने के कारण हमें उन्हें बार बार धोना पड़ता। चूँकि नौका पर हम लोगों के पास केवल 2 जोड़ी कपड़े थे, इसलिए उन्हें बार बार धोना भी पड़ता था, साफ करना पड़ता था। नौका पर कपड़े सुखाने के लिए हमने उसके चारों ओर एक तार बांध रखा था, और नौका पर कपड़ा सुखाने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि उसके चारों ओर एक तार बांध रखा था, जिसमें हम क्लिप लगा करके कपड़े सुखाते थे। उसको क्लिप क्यों लगाते थे? क्योंकि कपड़ा उड़ न जाए। तेज हवाओं के कारण अथवा पाल की रस्सियाँ बांधते समय कभी कभी कपड़े गायब भी हो जाते थे, इसीलिए हम लोगों को हमेशा क्लिप लगा करके रखना पड़ता था, जिससे कपड़े उड़े न, गायब न हो पाए। तो 2 चीज़ उन्होंने बताया कि किस तरह से नौका पर हम लोगों का जीवन था और किस तरह से पानी की समस्या थी, यानी वहाँ नहाने के लिए भी बहुत दिक्कत होती थी, और यदि भूल से कोई समुद्र में नहा लिया तो उसके साथ वही घटना घटती थी जो लेखक के साथ हुआ। तूफानों का सामना। उसके बाद वो बताते हैं कि हम लोगों की यात्रा के दौरान हम लोगों को तूफान का भी सामना करना पड़ा। क्या तूफान थी, कैसा उसके दौरान हादसा हुआ, ये सारी चीज़ें वो बताते हुए बता रहे हैं, लिख रहे हैं कि हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। क्योंकि हम लोग इस अभियान पर निकले थे तो पहले से ही हम लोगों को यह पता था कि तूफानों का सामना हम लोगों से होगा, इसलिए हम लोग खतरों को जानते थे। हमें यह भी ज्ञात था कि शायद हम कभी वापस न लौट सकें, और हम लोगों को ये भी पता था कि अगर कोई बहुत भयंकर तूफान आ जाता है तो ऐसा भी संभव है कि शायद हम लोग वापस कभी भी न लौट सकें। शुरू में ही हमें खराब मौसम का सामना करना पड़ा। वे कहते हैं कि शुरुआत के समय में ही हम लोगों को खराब मौसम का सामना करना पड़ा, पर हम रुकना नहीं चाहते थे। वो कहते हैं कि हालांकि शुरुआत में ही हम लोगों को तूफान का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हम रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए मरम्मत का काम चलती नौका में ही करने की ठानी। क्योंकि जो तूफान आया था उससे क्या हुआ कि हम लोगों की नौका क्षतिग्रस्त हो गई थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने क्या किया कि यह निश्चय किया कि हम लोग जो मरम्मत का काम है वो चलती नौका पर ही करेंगे।
कैप्टन ऐसे मौसम में 15 मीटर ऊंचे मस्तूल पर चढ़े। और जो कैप्टन थे हम लोगों के, वो क्या किए कि ऐसे तूफानी मौसम में क्या किए कि 15 मीटर ऊंचे मस्तूल पर चढ़े। मस्तूल का मतलब क्या होता है? जो जिस पर हम लोग बांधते हैं ना, जो डंडा होता है, ठीक है, ऊपर, जैसे यहाँ देख रहे हैं, इसे मस्तूल कह रहे हैं ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? मस्तूल, यानी ऊपर का जो शिखर वाला भाग है ना, उसे मस्तूल कहते हैं। तो जो कैप्टन थे वो ऐसे विपरीत मौसम में भी मस्तूल पर चढ़े और उन्होंने एंटीना की मरम्मत की। देखिए यहाँ मस्तूल पर चढ़ करके वो ये एंटीना की मरम्मत कर रहे हैं। यदि थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती तो वे आसानी से मस्तूल से टपककर समुद्र की गहराइयों में समा सकते थे। लेखक चौधरी जी लिखते हैं कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती, असावधानी होती, तो वे आसानी से उस मस्तूल से गिर करके समुद्र की गहराइयों में समा जाते, यानी समुद्र में चले जाते। यानी रिस्क बहुत ज़्यादा था मरम्मत करने पर, लेकिन उसके अलावा कोई उपाय नहीं था, तो काम करना ही पड़ा। फिर वो आगे बताते हैं कि मेडागास्कर के पास एक तूफान आया और 12 मीटर ऊंची समुद्र की लहरें हमारी नौका पर टूट पड़ी। मेडागास्कर एक स्थान का नाम है। वो कहते हैं कि मेडागास्कर के पास एक तूफान आया और उस तूफान से 12 मीटर यानी 12 मीटर ऊंची ऊंची समुद्र की लहरें हमारी नौका पर टूट पड़ी। यानी इतनी ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठने लगी और वो हमारी नौका से आकर के टकराई और उसे पानी से भर दिया। चूँकि 12 मीटर ऊंचाई थी तो बहुत ऊंचा हो गया, जिससे हम लोगों की पूरी नौका पानी से भर गई। अभियान दल के सदस्य अनेक बार समुद्र में गिर गए, लेकिन सौभाग्य से उन्हें वापस नौका पर खींच लिया गया, क्योंकि उन्होंने नौका से जुड़ी रस्सियों को अपनी बेल्ट से बांध रखा था। चौधरी जी कहते हैं कि जो अभियान दल के सदस्य थे वो कई बार समुद्र में गिरे, क्योंकि आंधी, तूफान और समुद्र की लहरें इतनी तेजी से नौका से टकरा रही थी कि वो समुद्र में उन्हें फेंक देती थी, गिरा देती थी। लेकिन सौभाग्य इतना ही था कि सभी लोगों ने नौका से रस्सी को बांध करके अपने कमर में बांध रखा था, जिससे वे लोग फिर वापस नौका पर आ सके। अब आज के लिए बस इतना ही। आगे और कठिनाई क्या आती है और क्या घटना घटती है, इस यात्रा के दौरान हम लोग अगली कक्षा में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।